नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसबीआई लाइव स्टूडियो में। मैं हूं विश्वमोहन और हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी मानसी और अभिषेक बने हुए हैं। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि क्लोजिंग कॉल्स में आज आपके लिए क्या कुछ रहने वाला है अगले 1.5 घंटे में। सबसे पहले आपको एफएनओ स्ट्रैटेजी बताएंगे और साथ ही क्लोजिंग ट्रेड्स भी आपके लिए लेकर हम आज आने वाले हैं। साथ ही ऑप्शंस के चैंपियन भी 2:40 पे आपके लिए होगा। मार्केट एट 3 होगा 3 बजे और साथ ही 3:10 पर आपके लिए बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स भी लेकर आएंगे और 3:20 पर आपके लिए होगा इवेंट्स टू वॉच। तो पूरा एक्शन से भरा हुआ ये पैक आप क्लोजिंग ट्रेड्स में दिख पाएंगे। तो 2:05 पे एफएनओ मार्केट से क्लोजिंग ट्रेड 2:10 पे, ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पे, 3 बजे मार्केट एट 3, 3:10 पे बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल और 3:20 पे इवेंट्स टू वॉच हम आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए अब बाजार की बड़ी बातें देख लेते हैं कि बाजार में क्या कुछ हो रहा है। तो निफ्टी में अच्छी तेजी दिख रही है। 150 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है 25,850 के ऊपर। अच्छी मजबूती कह सकते हैं आज के सत्र में बाजार में दिख रही है। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर है 58,150 के ऊपर, 58,200 के ऊपर का नया रिकॉर्ड बना था। रिकॉर्ड से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। अभी भी 450 अंकों की मजबूती निफ्टी बैंक में दिख रही है। सरकारी बैंकों में आज अच्छी तेजी है और खास करके एसबीआई, पीएनबी जैसे दिग्गज भी आज चल रहे हैं। 2-2% की तेजी। सेंट्रल बैंक जहां पर 6% तक की तेजी दिख रही है। इसके अलावा फाइनेंशियल्स में भी अच्छी मजबूती है। बजाज फिनसर्व देखिए करीब 3% मजबूत है। एनबीएफसी पूरा पैक ही यहाँ पर आज काफ़ी रौनक दिखा रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी आईटी शेयर्स आज ठीक ठाक खरीदारी दिख रही है। यहाँ पर टीसीएस में करीब 2% की मजबूती है। इसके अलावा इन्फोसिस मजबूत है। मिड कैप आईटी में भी परसिस्टेंट, कोफोर जैसे शेयर्स है जहाँ पर ठीक ठाक खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज के बिग बजर्स क्या हैं और कौन से वो एक्शन वाले स्टॉक्स है जहां पर खबरों की वजह से जहां पे अनयूजुअल वॉल्यूम दिख रहे हैं, पूरी डिटेल्स मानसी बताएंगी। मानसी बताएं। बिल्कुल विश्वमोहन, सबसे पहले तो आपको भी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं और हमारे सारे व्यूअर्स को भी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और मुहूर्त ट्रेडिंग, जी हाँ, जिसका सभी को इंतज़ार रहता है। साल में एक बार दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग और वो उपलक्ष्य कल है और कल ईटी नाउ स्वदेश पर मुहूर्त ट्रेडिंग लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। आपको हमारे साथ ही बने रहना है। मार्केट में मुहूर्त के दिन कहाँ पर कमाई वाले मौके मिल रहे हैं, इस पर भी बातचीत होगी। हमारे एक्सपर्ट्स से भी बातचीत करेंगे और दमदार पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स भी हैं। बाजार के जाने माने दिग्गज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अब आ जाइए मार्केट की बात। अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम आज के सत्र में मार्केट्स में नजर आ रहा है। करीब 25,860 के स्तर पर अगर आप देखें, अच्छी तेजी के बीच कामकाज करता हुआ निफ्टी। इसी तरह की तस्वीर बैंक निफ्टी में भी नजर आ रही है। बढ़िया मजबूती और ब्रॉडर मार्केट्स की भी अगर बात करें, लेकिन स्टॉक वाइज एक्शन कहां पर है? नतीजों का सीजन चल रहा है। जहां जहां रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छे सेट ऑफ रिजल्ट्स का इंपैक्ट हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में। ओवर द वीकेंड नाम रहे सारे बैंकिंग रिजल्ट्स के और ढेर सारे बैंकिंग नंबर्स, इंपॉर्टेंट मेजर कंपनियों के बैंक्स के नंबर्स आते हुए दिखे और उनके ठीक बाद बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में, बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर हमने रिकॉर्ड तेजी देखी है। और बैंकिंग में सरकारी बैंक क्षेत्र, निजी बैंक क्षेत्र और एनबीएफसी पर लगातार फोकस है भी। रिलायंस पर नजर रखनी चाहिए। रिलायंस के स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी मजबूती है और बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार के सेशन में ये नतीजे आते हुए दिखे तो ओवर द वीकेंड ही कहे जाएंगे। और रिलायंस के जब नंबर्स आते हैं तो कई सारे सेगमेंट्स, क्योंकि बिजनेसेस कई सारे सेगमेंट से हैं, कई सारे सेक्टर से ताल्लुक रखती है कंपनी, तो हर सेगमेंट के परफॉर्मेंस पर नजर रखनी होती है। लगभग तमाम सेगमेंट, रिटेल बिजनेस हो या फिर जियो का कारोबार हो, दमदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज में करीब 4% की बढ़त पर कामकाज आज के सत्र में देखने को मिला। दिन की शुरुआत से ही बढ़त थी और ये वन साइड अप मूव जो है जारी रहा। इसके अलावा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की मैं बात कर रही थी। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बाजार खुलने से पहले ही हमने आपको बताया भी था कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नंबर्स आए और नंबर्स कैसे आए हैं कैटेगरिकली, एक स्कोर कार्ड के जरिए जो नंबर्स पॉजिटिव आए हैं, जो नंबर्स कमजोर आए हैं, जो मिक्स बैग है वो भी हम आपको बताते हैं और फिर उसका रिफ्लेक्शन भी नजर आता है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में भी हमने देखा हल्की सी तेजी के बाद एचडीएफसी बैंक में सपाट कामकाज। आईसीआईसीआई बैंक में भी नतीजों के बाद हम देख रहे हैं करीब दबाव के साथ 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज और डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियोज बैंक्स फाइनेंशियल्स के अच्छे हैं। अब यहाँ से अंडरटोन कैसा है बुलेटिन में आगे हम एक्सपर्ट से जानेंगे। इस बीच
बीच पीएसयू बैंक स्पेस में अच्छे खासे मोमेंटम के साथ कामकाज। आपके स्क्रीन पर आप स्कोर कार्ड देख रहे हैं नतीजों का, जो कि ओवर द वीकेंड बड़ी सारी लिस्ट रही नतीजों की। ये हफ्ता ट्रंकेटेड, लेकिन पिछला हफ्ता करीब 200 कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे और उन तमाम नतीजों में इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स, चाहे फिर वो निफ्टी हो, एफएन हो या कैश हो, हम उस पर लगातार फोकस कर रहे थे। और इस वक्त ओवर द वीकेंड जो नतीजे आए वो आपके स्क्रीन पर हैं। आरबीएल बैंक, पीएसयू बैंक, एनबीएफसीज में अच्छी खासी तेजी और आईटी शेयर्स में वापस से खरीदारी लौटती हुई दिखी है। और कच्चे तेल की चाल में जो कमजोरी है उसका इम्पैक्ट टायर स्टॉक्स पे बन रहा है। तो ये सारे थीम्स हैं और स्टॉक्स हैं जहां पर हम एक्शन के साथ कामकाज देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंडेक्स पर भी तो मजबूती है और दमदार एक्शन के बीच इंडेक्स अभी अगर देखें, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, डबल सेंचुरी निफ्टी ने लगा ली, बैंक निफ्टी ने नए रिकॉर्ड स्तर देखें। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। निफ्टी, बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट्स में इंडेक्स वाइज एक्शन भी तो आज भरपूर नजर आ रहा है। ऐसा लगा नहीं था आज सुबह। हम इनफैक्ट जब सरजीत से बात कर रहे थे तब भी एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद हो सकता है मार्केट पार्टिसिपेशन कम हो, क्योंकि छोटा हफ्ता है, कल एक छोटा सेशन और परसों की छुट्टी, लेकिन बावजूद इसके मार्केट में एक्शन है। मानसी, देखिए, तेजी का जब बाजार होता है तो यही होता है और थोड़ी मोड़ी तेजी नहीं हुई है। अगर आप सिर्फ अक्टूबर को देखेंगे तो करीब निफ्टी में करीब 5.5% के आसपास की तेजी हो गई है। निफ्टी बैंक में 6.5% की तेजी हो गई है और सारे के सारे सिलेंडर फायर हो रहे हैं एक साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज बैंकिंग में भी अच्छी तेजी है और आईटी शेयर भी बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो मार्च से लेकर अब तक करीब करीब 21% के आसपास की रैली निफ्टी बैंक दिखा चुका है और आज हमने देखा कि नए रिकॉर्ड हाइस पर निफ्टी बैंक चला गया, 58,000 के पार निकलता हुआ दिखा है। पीएसयू बैंकों की बात करें तो एक डेटा भी आया था कि सितंबर में पीएसयू बैंकों में म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है और क्या गजब की तेजी आज पीएसयू बैंक वाले इंडेक्स में है, करीब 3% ऊपर ही इंडेक्स आपको दिखाई देगा। तो बैंकिंग ने जबरदस्त जोश दिखाया है, क्योंकि पहले हमने देखा कि अपडेट अच्छे आए थे, उसके बाद जो एक्चुअल जो नंबर भी आए हैं बैंकिंग में वो भी अच्छे आ रहे हैं। और आज निफ्टी आज की तेजी को जोड़ दें तो 4 सत्र की जो एक तरफा तेजी है उसमें करीब 750 चढ़ गया है, एक साल की ऊंचाई पर है। निफ्टी बैंक नए रिकॉर्ड पर है। कंज्यूमर ड्यूरेबल आज एकमात्र इंडेक्स है जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत आपको लाल निशान दिखाई देंगे, वो भी कमजोर नहीं है, सपाट कारोबार कर रहा है। अदरवाइज सरकारी बैंक, ऑयल एंड गैस, आईटी, फार्मा, ये सारे के सारे इंडेक्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और मिड कैप में भी करीब 1% के आसपास की तेजी है। विदेशी बाजारों से संकेत भी अच्छा है। तो जब होता यह है कि जब एक चीज अच्छी होती है तो फिर बाकी चीजें भी उसके साथ आने की कोशिश करती है। और जो 3 इक्के में कहूंगा बाजार की तेजी के लिए, एक तो ये कि देखिए अर्निंग का सपोर्ट बहुत अच्छा है, बढ़िया Q2 ये जा रहा है। अब तक जो निफ्टी के नंबर्स आए हैं उसमें ज्यादातर नतीजे आपको अनुमान से बेहतर साइड पर दिखाई देंगे। अच्छी बात यह है कि एक्सपेक्टेशंस म्यूटेड थे, बहुत कोई ऐसे खास उम्मीदें नहीं थी, तो कम उम्मीदों के साथ हम आए थे Q2 में, लेकिन नंबर्स काफी अभी तक तो जो आए हैं काफी अच्छे आए हैं। और नंबर के अलावा हम देख रहे हैं कि एफआईज की बाइंग भी चल रही है। पिछले अगर आप 9 सत्र में देखेंगे तो 7 सत्र में एफआईज की बाइंग हो चुकी है। कैश में क्वांटम छोटा जरूर है लेकिन बाइंग हो रही है। और तीसरी चीज ये है जो प्रमुख है वो है क्रूड आपके फेवर में है, $61 प्रति बैरल के आसपास के भाव हैं। रुपया भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अप्रिशिएट कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बाजार को लगातार मोमेंटम दे रही है। ये परफेक्ट बाय ऑन डिप वाला बाजार है। आप इस बाजार में शॉर्ट करने की गलती ना करें, शॉर्ट करके आप फंसेंगे। शॉर्ट करके मुझे लगता है कि एफआईज भी फंसे हुए हैं बाजार में, अब उनकी तरफ से धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग आ रही है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो उनकी लॉन्ग होल्डिंग है वो करीब बढ़ के 16.5% के आसपास की हो गई है, जो कि एक समय पर 8% के भी नीचे चली गई थी अगर हम पिछले 15-20 दिन पहले की बात करें तो माहौल अच्छा है। 25,800 मेरा मानना है कि जिसके ऊपर बाजार अभी है एग्जैक्टली यहीं पर अच्छा सपोर्ट भी है और मेरा मानना है कि 26,000 एक हल्का रेजिस्टेंस के तौर पर निफ्टी के लिए काम करेगा। और अगर जो नए ट्रेडर हैं, मेरा मानना अगर उनको अगर बाजार में अगर एंट्री करनी है, अभी तक बाजार से दूर हैं, उनके लिए भी मौके हैं। थोड़ा सा अगर नीचे मिल जाए, आपका कंफर्ट अलाउ करता है तो आप बिल्कुल 25,750 से लेकर 25,800 की रेंज में निफ्टी को आप बाइंग कर सकती हैं। और ऑप्शंस के भी डेटा ये संकेत दे रहे हैं कि बाजार यहां से ज्यादा नीचे अब जाएगा नहीं। 25,700-800 के बीच में एक बहुत ही क्रूशियल तगड़ा वाला सपोर्ट बन चुका है। निफ्टी बैंक 4 सत्र में 1700 अंकों की जबरदस्त मजबूती और निफ्टी को हम देख रहे हैं कि प्रोपेल कर रहा है निफ्टी बैंक ही, बैंकिंग स्टॉक्स। अक्टूबर में करीब 6.5% से ज्यादा की तेजी हो गई है। आज आईसीसी बैंक एक अपवाद है, अदरवाइज 12 में से 11 शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। सरकारी बैंक, प्राइवेट में एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, वहां पर अच्छी तेजी में देखने को मिल रही है। अगर हम सरकारी बैंकों की बात करें तो सरकारी बैंकों में तो झड़ी लगी है।
SBI हो गया, BOB हो गया, जो कि निफ्टी बैंक के पार्ट है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बड़ी तेजी तमाम बैंकिंग शेयरों में दिखाई दे रही है। 58,000 जो कि बहुत ही नीचे है, मतलब सिर्फ 150-200 पॉइंट नीचे है, एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और जो रेजिस्टेंस होगा 58,500 का और 59,000 का। 58,500 भी मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक अगले 1-2 सत्र में पार ही कर लेगा। अब 59,000 की बात करनी चाहिए, बहुत ज्यादा दूर रहने गया है। निफ्टी बैंक में भी शॉर्ट नहीं करना है। जो नए ट्रेडर है, मेरा मानना है कि अगर 57,500 तक निफ्टी अगर रिट्रेस करके जाता है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अदरवाइज आप चाहें तो इस वेव को भी राइड कर सकते हैं। कोई ऐसी जोखिम वाली चीज नहीं है, क्योंकि बाजार के लिए कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, ऐसी कोई चिंता वाली चीज नहीं है। हो सकता है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद इक्का दुक्का सत्र आ जाए जहां पर कंसोलिडेशन हो। अदरवाइज बाजार में मोमेंटम काफी तगड़ा है। और आज हम देख रहे हैं कि जो बड़े शेयर हैं उन्होंने पूरी तरह से लीडरशिप ले रखी है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो SBI हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे भारतीय एयरटेल हो, सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। तो ये बाय ऑन डिप्स का बाजार है। जो आपको लेवल्स बताए गए हैं आप उसके हिसाब से अपने ट्रेड को सेटअप कर सकते हैं। अपने दो एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। निर्मल बंग की स्वाति होतकर हमारे साथ जुड़ गई हैं और इसके अलावा ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा हमारे साथ हैं। स्वाति जी, गौरव जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है TNR स्वदेश पर। और आप दोनों को एक बार दिवाली की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। शुरुआत गौरव जी आपसे करेंगे। एक बार निफ्टी पर फटाफट अपना व्यू दे दीजिए, फिर अपने शेयर्स भी हमें बताइएगा। नमस्कार अभिषेक जी, थैंक यू। सभी को मेरी ओर से, ग्लोब कैपिटल की ओर से हैप्पी दिवाली, आपके सब व्यूअर्स को, आपकी पूरी टीम को। अब निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। 125 पॉइंट की तेजी बाजार में चल रही है। सेकेंड अटेम्प्ट बाजार ने किया अभी कुछ ही देर पहले टू सरपास द इंट्राडे हाई, नहीं कामयाब हुआ और थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई ऊपर के स्तरों पे। नथिंग टू वरी अबाउट, बाजार एक अच्छी पोजीशन पे, अच्छी ट्रेजेक्ट्री पे है। सॉलिड साउंड ब्रेकआउट मिला है। कोई भी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ से आती है तो मेरे व्यू में उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करना चाहिए। 25,720-25 का बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट है। अगर वहां तक बाजार मिल जाता है तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 26,000 इज द इमीडिएट अपसाइड लेवल जो हम अभी देख रहे हैं और उसके बाद आगे बाजार अग्रसर होगा अपने एक नए हाई की तरफ। प्रीवियस पॉइंट पे देखा जाए तो 26,277 के प्रीवियस पीक है बाजार का, उसको ब्रीच करके नए हाई की तरफ आगे अग्रसर होगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में PSU बैंक्स ने खासा जोर लगाया है। पिछले कुछ समय से, पिछले 1-1.5 महीने से लगातार एक बाइंग का माहौल चल रहा था, जो कि बड़े दिग्गज 4-5 नाम जो हैं, SBI, PNB, बैंक बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन्हीं में ही था। आज वो उससे आगे बढ़कर मिडिल और द स्मॉलर PSU बैंक सभी के अंदर एक अच्छा मोमेंटम है। 3 से 4% की ग्रोथ के साथ ऑलरेडी वो सारे के सारे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने बाजार को आगे की एक नॉर्थवर्ड दिशा दी हुई है। साथ ही साथ में बट एक चीज मुझे थोड़ी सी चिंताजनक जरूर लगती है यहाँ पे, बाजार का एडवांस डिक्लाइन, यहाँ की जो मार्केट ब्रेथ है वो फ्लैटिश टोन पे है, इंक्लाइन टुवर्ड्स द डिक्लाइनिंग साइड, यानी कि गिरने वाले शेयर आज के सत्र में ज्यादा हैं, बढ़ने वाले शेयर आज के सत्र में कम हैं। और ये पूरे के पूरे दिन में अभी तक पे कंटिन्यू रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी ही इसके अंदर बदलाव आया है। ये फ्लैटिश टोन बरकरार रखती है। ये हमें इस तरीके का संकेत दे रहा है कि लार्ज कैप कंपनीज ने बाजार को ज्यादा उठा के रखा हुआ है, नेमली भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन बाजार में मिला हुआ है वो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। यहाँ से एक बार ये और सुधरेगी तो हम और कन्विक्शन के साथ बाजार में आगे बढ़ पाएंगे। बट अभी भी बाजार में हमारा एक बुलिश व्यू इंटैक्ट है। बुलिश व्यू यहाँ पे इंटैक्ट लग रहा है इनको और ये तेजी जारी रह सकती है और दिग्गज आज चल रहे हैं, उसका सपोर्ट साफ तौर से दिख रहा है। लेकिन चलिए, अब वक्त हो चुका है आपको कमाई वाले स्टॉक्स बताने का, यानी क्लोजिंग ट्रेड्स का। चलिए, हमारे तीनों एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। गौरव शर्मा है, स्वाति होतकर हैं और साथ ही विवेक करवा भी हैं। स्वाति जी, आप बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स में आपकी तरफ से क्या टॉप पिक है आज? यस, मेरे तरफ से मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ऑल द पैनलिस्ट एंड जो भी सब व्यूअर्स हैं उनके लिए 2 बाय कॉल रिकमेंड्स करूंगी। दोनों बाय साइड रहेंगे। पहला है वोल्टास पे। वोल्टास हम देख रहे हैं कि लास्ट 1-1.5 महीने से काफी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट।
एंड इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड हो रहा है। बॉलिंग और बैंड के तो अपर बैंड में ही हमें ब्रेकआउट नजर आ रही है पर्टिकुलर स्टॉक्स में। 1445 के रेट्स करंटली चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। 1410 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। अपसाइड में 1500 1540 के लेवल्स नजर आते हैं उल्टास में। सेकंड बाय कॉल कोफोज है। आईटी पैक्स में काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर देखने मिल रही है। अगर कोफोज का लास्ट 3 महीने का वीकली चार्ट देखोगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा था। नाउ लाइन चार्ट पे इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। तो जो भी लास्ट 3 महीने से डाउन ट्रेंड हमें देखने मिल रहा था वो प्रोबेबली अभी रिवर्सल्स हमें देखने मिलेंगे इन कमिंग फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में। तो करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 1750 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। बाय कीजिएगा 1710 के स्टॉप लॉस से फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1830 रुपीज। दो स्टॉक्स कोफोर्ज में खरीदारी के मौके 1751 के लेवल्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। 0.5% 1% की मजबूती यहाँ पर है। स्वाति होतकर की तरफ से उनकी स्ट्रैटेजी दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होती रहेगी। इन स्टॉक्स पर खास नजर रखिएगा ज़रूर। गौरव, गुड आफ्टरनून टू यू। आप बताइए आपकी तरफ से क्या होंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। हैप्पी दिवाली। गुड आफ्टरनून मानसी, हैप्पी दिवाली टू यू टू एज वेल। मेरा फेवरेट पिक्स जो हैं वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस से ही रहेंगे। लंबे समय से हम बड़े की तरफ शेयर्स की तरफ कंसंट्रेट कर रहे थे। आज जिस तरीके का मूव आया है द स्मॉलर पीएसयू बैंक्स की तरफ से भी पार्टिसिपेशन आया है। पहला स्टॉक जो मैं सजेस्ट करूंगा दैट इज आईडीबीआई बैंक। ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद हमें आज के सत्र में एक ब्रेकआउट देखने में मिल रहा है। वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट है। सुबह सुबह से ही अच्छा वॉल्यूम सपोर्ट मिल रहा था इस स्टॉक को। करंट लेवल पे बाई की सलाह रहेगी। 94 रुपए के अराउंड ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस जो सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज 91.5 और 100 और 102 के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो भी पीएसयू बैंकिंग स्पेस से है। स्मॉलर पीएसयू बैंक है यूको बैंक। लगभग 32 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 30 रुपए 50 पैसे और 35 रुपए के इनिशियल टारगेट्स के लिए इसे हम बाय कर सकते हैं। दोनों ही स्टॉक्स के अंदर मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले 3 से 5 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर हमें ये टारगेट्स आते हुए मिल जाने चाहिए। ठीक है। दो बैंकिंग शेयर चुने हैं गुरु जी ने और 35 रुपए के टारगेट होंगे यूको बैंक के लिए। और आईडीबीआई बैंक की बात करें तो 100 रुपए और 102 रुपए के लक्ष्य सुझा के चल रहे हैं। निफ्टी 150 अंकों पर है। निफ्टी बैंक की बात करें तो तेजी जो है करीब करीब 0.25% के आसपास की है और 400 अंकों से ज़्यादा की मजबूती हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में। लेकिन अगर आप निफ्टी के पीएसयू बैंक को देखेंगे तो वहाँ पर ना एक अलग माहौल दिखाई देगा। 3% ऊपर निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स है और सारे के सारे इंडेक्स को बड़े मार्जिन से आज ये आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं कुछ और ऐसे शेयरों की बात करूं जहां पर आज 10% से ज़्यादा की तेज़ी है, आप देखेंगे कि बैंकिंग में साउथ इंडियन बैंक करीब 15% ऊपर है। डीसीबी करीब 11-12% ऊपर है। ये दोनों के दोनों ये प्राइवेट बैंक हैं और इसके अलावा एक और प्राइवेट बैंक फेडरल बैंक में करीब करीब 7% के आसपास की तेजी है। तो धमाकेदार रफ्तार में आज सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। और एक डेटा और मैं नोटिस कर रहा था कि अगर आप एफएनओ के अगर आप स्टॉक्स देखेंगे आज के सत्र में तो बैंकिंग और फाइनेंशियल के 10 में से 8 स्टॉक हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल की और लीडरशिप है ए स्मॉल फाइनेंस बैंक से और आरबीएल बैंक से। ये दोनों के दोनों शेयर 8% और 9% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देंगे। तो जरा बैंकिंग की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बैंकिंग आज फ्लेवर में है और तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल आप लंबी अवधि के लिए इस पर बुलिश हो सकते हैं। लेकिन हमारे साथ एक दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ गए हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा। विवेक जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। विवेक जी कैसे मना रहे हैं आप चेन्नई में दिवाली? पहले जरा ये बताइए फिर आगे हम स्टॉक की बातचीत करेंगे। अभिषेक, पहले तो आपको, आपकी फैमिली को, पूरे ईटी नाउ स्वदेश और जो भी प्लान लिस्ट है स्क्रीन पे सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और मेरे पीछे जो पर्दा है एक्चुअली ये बैल्कनी में बैठता हूँ मैं शो करने के लिए और पीछे अगर पर्दा खोलूंगा तो आपको पूरी अच्छी सी बारिश दिखेगी। चेन्नई में बारिश चल रही है अभी तो अच्छा तो हाँ, तो जनरली हम लोग थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं। चेन्नई में आपको कभी भी अक्टूबर नवंबर में बारिश का सीजन रहता है और दिवाली हर साल खराब होती है। ऐसा सिचुएशन है इधर। तो एनीवे दिवाली इधर भी शाम को ही बनेगी मोस्टली और शाम को तो एकदम जोर से होगी। अभी तो शांत है थोड़ा सा पटाखे क्योंकि छोड़ते बारिश हैं? के चक्कर में। हाँ जी, पटाखे जलाए जाते हैं क्या? वैसे तो हम लोग पटाखे के विरोध में हम हैं, लेकिन वहां पे क्या माहौल होता है? बहुत जलाते हैं। मतलब शाम को तो एकदम अच्छा, हमने तो रौनक सुना है कि रहेगी। नहीं साउथ में ऐसी कुछ धूम नहीं होती दिवाली की।
नहीं, दिन में नहीं होती है, रात को आप आज वीडियो लेके भेजूंगा मैं आपको व्हाट्सएप पे, देखना। बहुत जबरदस्त होती है। हाँ, आप वीडियो शेयर कीजिएगा। बाकी भी मैं अपने मेहमान उनसे बोलूंगा कि वो भी अपने वीडियो शेयर करें, कभी मौका मिला तो हम दर्शकों से भी शेयर करेंगे। नहीं, ठीक है 100% आज शाम को विवेक जी, रिकॉर्ड ये करके भेजता बैंकिंग में आज की प्रॉब्लम पता है क्या है? हूं। हाँ हाँ, बैंकिंग में आज तो सारे के सारे शेयर चल रहे हैं, बट दिक्कत ये हो जाती है ना, जब सारे चल रहे हैं तो ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन अच्छा है। तो जिसको अगर आज की आज प्लानिंग करनी हो थोड़ा सा लंबा सोच के, तो मुझे ना दो शेयर बता दीजिए जो आपको प्राइवेट बैंकिंग पसंद हो और जो पीएसयू पसंद हो, जिसका जो जैसे इच्छा हो, प्राइवेट पीएसयू जो मन करे वो अपना ले सके। देखिए अभिषेक, आपको और मानसी को ध्यान होगा, जब कोई बात नहीं कर रहे थे, मैं पिछले 3-4 हफ्तों से लगातार बोल रहा था कि पीएसयू बैंकिंग सेगमेंट मुझे अच्छा लग रहा है, ये और प्राइवेट से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और बैंकिंग नहीं, मुझे याद है सर। हाँ, तो ये चीज मैंने कई बार बोली, और इनफैक्ट जो हम लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी हैंडल करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स को जो पीएसयू बैंकिंग फंड्स है उसमें काफी पैसा ऑलरेडी हमने लगवाया था ऐसे डिस्क्लोजर। एनीवे मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। तो अब एज एक्सपेक्टेड पीएसयू बैंकिंग पूरा का पूरा अब ऊपर चलना चालू हुआ है। मुझे लगता है कि, और इसके कारण भी थे 2-3 जब मैं रिकमेंडेशन दे रहा था। एक तो ये कि आज जो आप क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट देखते हो, तो पीएसयू बैंक का बैलेंस शीट लगभग प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले आप अगर कंपेयर करो तो सेम क्लीनलीनेस समझ लीजिए, मतलब इक्वल बैलेंस शीट टाइप हो गया है। पहले पीएसयू बैंक में 2017 से जब हमने बहुत सारे कांड देखे थे, वहां से क्लीनिंग अप चालू हुआ, और आज के दिन एकदम सॉलिड बैलेंस शीट्स है मोस्ट ऑफ द बैंक्स की, पहली चीज। दूसरी चीज, अब सेकेंड राउंड ऑफ मर्जर्स होने वाले हैं, मतलब सरकार चाहती है कि टॉप 20 बैंक में भारत का भी एक बैंक रहे। आज के दिन मेरे हिसाब से एसबीआई नंबर 47 या नंबर 50 में है, ऑल फुल वर्ल्ड में आप अगर देखो। चाइना के 2-4 बैंक है नंबर 10 में। मतलब सबसे जो भारत का सबसे छोटा बैंक, सॉरी भारत का सबसे जो बड़ा बैंक है, इनफैक्ट आप चाइना से कंपेयर कर दो, चाइना का वो 24-25वां साइज का बैंक है ये एसबीआई। तो अब सेकेंड राउंड ऑफ मर्जर्स होने वाले हैं, ये कभी भी अनाउंसमेंट आ सकता है सरकार की तरफ से। तो इसके लिए ये बैंक्स और भी आगे चल के स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उसको कंपटीशन देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो दिग्गज है पीएसयू में, तो ऐसे सेक्टर आप अगर दिग्गज ले लो तो स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, ये सारे ही बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे ही दिग्गज नेम में आते हैं, मतलब नाम में आते हैं, मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर रहा हूँ, नाम में आते हैं, तो इन पे आपको भरोसा रखना चाहिए। और प्राइवेट, यस, जहाँ पे स्पेशल सिचुएशंस हो रही है, आज अगर आप न्यूज करो तो एमिरेट्स एक स्टेक बाई कर रहा है एक बैंक में पर्टिकुलरली। तो ये जो छोटे नंबर 2, नंबर 3 वाले बैंक है प्राइवेट में, ये भी हो सकता है कि आगे चल के बड़े बनने की पूरी कोशिश करे। और इनफैक्ट आज अगर देखो तो साउथ इंडिया बैंक है, बंधन बैंक है, आरबीएल बैंक है, ये सारे भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो मैं टॉप 5 तो डेफिनेटली अच्छे हैं, लेकिन उसमें ज्यादा पैसा नहीं डाल के इन छोटे, मतलब नंबर 2 और नंबर 3 में ज्यादा डालना चाहूँ। लिस्ट बताई है आपको विवेक जी ने। और देखिए मल्टीपल ट्रिगर्स हैं सरकारी बैंकों के लिए। एक तो क्या है कि एनपीए क्लीजिंग हो गई, दूसरी चीज़ की क्रेडिट ग्रोथ पिकअप कर रही है, तीसरी चीज़ की सरकारी के बाद अब प्राइवेट कैपेक्स भी हम देख रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, और कंजम्पशन जो लौट रहा है इंडियन इकोनॉमी में लेड बाय जीएसटी रिडक्शन, ये भी कहीं ना कहीं सरकारी बैंकों को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। और एक रिपोर्ट आई थी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की, उन्होंने ये कहा कि म्यूचुअल फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट है सरकारी बैंकों में वो 17 महीने के हाईस पर है। जो वेटेज है करीब 3.3% का वेटेज हो गया है, और वो जुलाई अगस्त में 3% के आसपास था। तो लगातार ये बढ़ रहा है, और ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंकों को सपोर्ट करने का काम कर रही हैं। कुछ अच्छे आपको विकल्प बताएं विवेक जी ने, आप उस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। आप ये देखिए 3% ऊपर इंडेक्स आपको आज दिखाई देगा। ये दिखा रहा है कि कितना स्ट्रेंथ, कितनी दमदार है। और सेक्टर का जो लीडर है एसबीआई आज नए हाइस पर पहुंच गया, 900 रुपए के ऊपर जाके भाव कारोबार कर रहा है। एक लंबे समय तक हमने देखा था कि 800 सवा 800 के रेंज में था, लेकिन वहां से वो चला तो उसके बाद रुका नहीं। अब ये 913 रुपए का आज इसने हाई बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर ने। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कुछ और बढ़िया इन्वेस्टमेंट पिक्स, कुछ अच्छी ट्रेडिंग पिक्स और कुछ बढ़िया सॉलिड रिसर्च भी आपके लिए लेकर आएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार की मजबूती बरकरार है। 135 अंकों की मजबूती अभी भी निफ्टी में दिख रही है और निफ्टी बैंक में हालांकि तेजी ऊपरी स्तरों से थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी 300 अंकों से ज़्यादा की मजबूती दिख रही है। लेकिन दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद कुछ और स्टॉक्स है जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है, अच्छा रफ्तार दिख रहा है, जिसमें सीएट है। ज़बरदस्त तेजी आज के सत्र में दिख रही है और रिकॉर्ड स्तरों के करीब सीएट का शेयर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा सीएट के अलावा एक और स्टॉक है शोभा का, जो 4% की मजबूती के साथ, यानी दोनों स्टॉक्स आज अच्छी तेजी रिकॉर्ड के बाद दिखा रहे हैं। गौरव जी, आप बताइए सबसे पहले सीएट पे व्यू दीजिए। आज 11% से ज़्यादा की तेजी, नतीजे काफ़ी अच्छे थे, उसके बाद ये तेजी दिख रही है चार्ट पर। अब ये कैसा दिख रहा है सीएट का शेयर सर? काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है सीएट के स्टॉक में, उच्चतम स्तर पे लाइफ टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 12%। स्टेलर वॉल्यूम है। आई थिंक एक अच्छा अपमूव आ चुका है स्टॉक के अंदर। करंट लेवल पे फ्रेश बाइंग तो नहीं कंसिडर करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें पोजीशन। करंटली जो मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज 3900 रुपीज और लगभग 4400 तक के टारगेट्स इसके अंदर देखे जा सकते हैं नियर टर्म में ही। और अगर थोड़ा सा लंबी अवधि का व्यू रखें तो भी ये स्टॉक के अंदर अच्छा पोटेंशियल है, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए करंट लेवल पे फ्रेश बाइंग ना करें, बाइंग ना करने की सलाह है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स अगर हैं तो आप इसे बने रह सकते हैं। एक और स्टॉक है शोभा डेवलपर्स का। कंपनी का मुनाफा 180% बढ़ा है और स्टॉक में भी देखिए आज अच्छा रिएक्शन है। शोभा डेवलपर में करीब करीब 4% की मजबूती यहाँ पर दिख रही है। विवेक जी, रियल एस्टेट स्टॉक को लेकर आपकी क्या राय बन रही है? आज तो पूरा सेक्टर ही चल रहा है लेकिन शोभा लीड कर रहा है, यहाँ पर अच्छी तेजी है। हालांकि वो तेजी थोड़ी कम, अब शुरुआती तेजी के बाद कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी हरे निशान में। आप बताइए सर, ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर आपका नजरिया क्या है सर? देखिए, रियल एस्टेट ओवरऑल मुझे अच्छा ही लगता है और इनफैक्ट पीटीना स्वदेश पे भी ऐसा सेक्टर मैंने कई बार बाई रिकमेंडेशन दिया है इस सेक्टर पे। और इधर क्या हो रहा है कि देखिए ओवरऑल अगर आप रनअप देखो तो ऐसा सेक्टर काफी बढ़ चुका था और उसके बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन की जरूरत थी, जो ज्यादातर स्टॉक्स में करेक्शन आया और वापस अभी रिकवरी चालू कर दिया है सेक्टर ने। मुझे लगता है कि जो अभी एक तो जो टैक्स की बचत हो रही है और जो इंटरेस्ट रेट में कटौती आई है, इसका भरपूर फायदा काफी लोग इसके लिए मैं ज्यादातर एफएमसीजी में बुलिश नहीं था कि पैसा उधर नहीं जाने वाला है, ऐसे सेक्टर्स पे जाएगा जहाँ पे कंजम्पशन ओरिएंटेड हो और रियल एस्टेट भी एक टाइप का कंजम्पशन ही है। तो ये जो पैसा हाथ में लोगों के अभी बच रहा है, ये पक्का या तो ईएमआई के रूप में या फिर डाउन पेमेंट के रूप में ही इस्तेमाल होने वाला है। और रियल एस्टेट एज अ होल मुझे लगता है कि अभी भी एटलीस्ट 7-8 साल की स्टोरी तो यहाँ पे बनी हुई रहेगी। हाँ, कुछ सेक्टर, कुछ स्टॉक्स पर्टिकुलरली बहुत महंगे हैं डेफिनेटली, लेकिन आप स्टेट वाइज, रीजन वाइज अगर आप लिस्टेड स्पेस में जो रीजनल फोकस्ड रियल एस्टेट कंपनीज है उस पे भी आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे ज्यादातर हम लोग नाम लेते नहीं है। हम लोग जनरली क्या लेंगे, शोभा, प्रेस्टीज, डीएलएफ, ऐसी कंपनीज का ही नाम लेते हैं। लेकिन नंबर उसमें भी नंबर 2 मिड लेवल में आप आ जाओ तो बहुत बढ़िया कंपनीज अवेलेबल है, तो वहां पे आप देखिए। मुझे लगता है कि रियल एस्टेट बहुत अभी रनअप बाकी है यहाँ पे। रियल एस्टेट में आपको लग रहा है कि यहाँ से और भी रनअप बचे हुए हैं? कुछ एक और स्टॉक है जिस पर नज़र डालते हैं, हिंदुस्तान कॉपर का। एक खबर भी आ रही है कि जो कॉपर की डिमांड है वो अमेरिका और इंडिया में, चाइना में स्लो डाउन के बीच में अमेरिका और इंडिया से अच्छी डिमांड निकल कर आ रही है। और जो यहाँ पर शॉर्टेजेस की स्थिति बन रही है वो ज़्यादातर जो बड़े माइनिंग देश है वहाँ पर, चाहे वो चिली हो, पेरू हो या फिर इंडोनेशिया, वहाँ से लगातार शॉर्टेजेस की स्थिति है, माइनिंग की दिक्कतें हैं, लेकिन डिमांड लगातार यूएस से और इंडिया से बढ़ती जा रही है। इस हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक पर क्या राय है गौरव जी? आज हालांकि भले ही दबाव में दिख रहा है लेकिन ये स्टॉक चला भी है, आगे क्या लग रहा है सर हिंदुस्तान कॉपर में? मेटल में एज लार्ज हम पॉजिटिव ही हैं। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो एक अच्छा खासा अपमूव इस शेयर में देखने को मिला है। एक वर्टिकल राइज था शेयर में, लगभग 230 के भाव से 360 के भाव तक गया। अभी ऊपरी स्तरों के आसपास 340 की रेंज में पिछले कुछ दिनों से लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। अगर एमसीएक्स पे हम कॉपर की भी चीज को स्टडी करें तो कंप्लीटली रेप्लिकेट कर रहा है हिंदुस्तान कॉपर के ट्रेड को। और जिस तरीके से कॉपर के भाव ऊंचे स्तर पे टिके हुए हैं वही हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि एक क्लियरली
जिस प्रकार की डिमांड बेस मेटल में आ रही है, शेयर प्राइस भी उसी चीज को रेप्लिकेट कर रहा है। तो हम आने वाले समय में भी इस पे एक पॉजिटिव व्यू रखते हैं। अगर कोई भी गिरावट मिलती है इस शेयर में टुवर्ड्स 310 300 के भाव के आसपास, तो वो बहुत ही अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी इस शेयर पे। जिन निवेशकों के पास ऑलरेडी पोजीशन है, वो निश्चिंत होकर अपनी स्टॉक की पोजीशन को होल्ड रखें। हैं और अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखा जा सकता है। वॉलेटिलिटी फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन कन्वेक्शन अब भी बरकरार है। अगर पोजीशन बनाई है तो फिर उसे इंटैक्ट होल्ड रखें, ये राय। लेकिन दिवाली के आसपास रिसर्च की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है, और वो इसलिए क्योंकि कई सारे रिसर्च हाउसेज अपने रिपोर्ट्स जारी करते हैं, और वो रिपोर्ट्स जो हैं लगातार हमारे व्यूअर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के सामने हम रखते हैं, क्योंकि दिवाली से दिवाली तक किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जो कि वर्कआउट करेंगे बाजार के लिए। ये रिसर्च हाउसेस डीप एनालिसिस करके वो सारे पैरामीटर्स रिसर्च के ज़रिए निकाल कर लाते हैं। इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि आखिर यहाँ से आगे किस तरह की तस्वीर नज़र आ सकती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, काफ़ी फ्रूटफुल और महत्वपूर्ण होती है रिपोर्ट्स, और इन्हीं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को कोलेट कर हम आपके सामने रखते हैं। रविंदर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं दिवाली ब्रोकरेज रिपोर्ट से लेकर। रविंदर, गुड आफ्टरनून, बताइए। यहाँ पर ब्रोकरेजेस से जो अपने दिवाली पिक्स आ चुके हैं उनके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक्सिस डायरेक्ट की। तो एक्सिस डायरेक्ट ने यहाँ पे अपने दिवाली पिक्स निकाली। तो इसमें जो है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर, डॉम्स इंडस्ट्री, केईसी इंटरनेशनल, शैलेट होटल्स और मिंडा कॉप, इन सभी स्टॉक्स पर उन्होंने बाय रेटिंग रखी है। रेनबो होटल पर उन्होंने टारगेट प्राइस रखा है 1625 का। वही जो डॉम्स इंडस्ट्री है उन पर उन्होंने जो है 3110 का रखा है। केईसी इंटरनेशनल की बात करें तो केईसी इंटरनेशनल ने एक्सिस डायरेक्ट ने जो है 1030 का प्राइस टारगेट रखा है। वही शैलेट होटल्स और मिंडा कॉप, इन दोनों स्टॉक्स पे भी उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है, और टारगेट प्राइस जो है शैलेट होटल्स के लिए 1120 का रखा है। वही मिंडा कॉप के लिए टारगेट प्राइस जो है 690 का रखा है। अब बात करें अगले ब्रोकरेजेस की, तो वहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने भी अपने दिवाली पिक्स दिए हैं। तो उसकी बात करें तो उसमें जो स्टॉक्स है एलटी फूड, वीआईपी इंडस्ट्री, स्विगी, मैक्स फाइनेंशियल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी स्टॉक्स पर मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग रखी है, और टारगेट प्राइस जो रखा है एलटी फूड के लिए उन्होंने 560 का रखा है। वही वीआईपी इंडस्ट्री के लिए मोतीलाल ने टारगेट प्राइस जो है 530 का रखा है, और स्विगी के लिए जो है 550 का रखा है। मैक्स फाइनेंशियल की बात करें तो मैक्स फाइनेंशियल्स में जो है उन्होंने 2000 का टारगेट रखा है। वही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो है 490 का रखा है। तीसरा जो है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, जहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी अभी अपने दिवाली पिक्स निकाली है, जहाँ पर उनके 5 स्टॉक्स की बात करें तो केन्स टेक्नोलॉजी, डेटा पैटर्न्स, एआईए इंजीनियरिंग, एलएनटी एंड ग्रीनलैम्प इंडस्ट्रीज पे उन्होंने जो है अपनी दिवाली पिक्स दी है, जहाँ पर इन सभी स्टॉक्स पे उन्होंने जो है बाय रेटिंग रखी है। जहाँ पर अगर बात करें केन्स टेक्नोलॉजीज़ की, तो केन्स टेक्नोलॉजीज़ पे उन्होंने टारगेट प्राइस जो 8900 का रखा है। वहीं डेटा पैटर्न्स पर 3560, एआई इंजीनियरिंग 4060, वहीं एलएनटी पे टारगेट प्राइस जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 4500 का रखा है। वहीं ग्रीनलैम्प इंडस्ट्री जो है उन्होंने 300 का टारगेट रखा है। कोटक सिक्योरिटी की बात करें तो कोटक सिक्योरिटी के जो 5 स्टॉक है, अडानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम एंड इंटरनल एंड एक्सक्लूसिव केमिकल, जहाँ पर उन्होंने जो स्टॉक्स पर बाय रेटिंग रखी है इन स्टॉक्स पर, और टारगेट प्राइस जो अडानी पोर्ट्स का 1900 का रखा है। आईसीआईसीआई बैंक का जो है उन्होंने टारगेट प्राइस 1700 का रखा है। वहीं बात करें महिंद्रा की, तो इन्होंने जो टारगेट प्राइस जो 4000 का रखा है। वहीं इंटरनल जो है 375 का रखा है। ये जो पिक्स है कोटक सिक्योरिटी की तरफ से। आखिर में बात करेंगे एसबीआई सिक्योरिटी, जहां पर एसबीआई सिक्योरिटी ने भी अपनी दिवाली पिक्स निकाली है। तो इनके 5 स्टॉक्स की बात करें तो ओसवाल पंप्स, स्वराज इंजिन्स, अशोक लेलैंड, आज़ाद इंजीनियरिंग, फेम इंडस्ट्री, इन सभी स्टॉक्स पर इन्होंने भी जो अपनी बाय रेटिंग रखी है। ओसवाल पंप्स की बात करें टारगेट प्राइस की तो 970 की रखी है। स्वराज इंजिन्स की जो है 5112 की। वहीं बात करें आज़ाद इंजीनियरिंग की, तो आज़ाद इंजीनियरिंग का जो टारगेट प्राइस है 2105 का रखा है। वही आखिर में जो फेम इंडस्ट्री है उन्होंने भी उसमें जो है 2340 का रखा है। रविंदर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। ब्रोकरेज की टॉप पिक्स है ये, और ये पिक्स कई सारी रिसर्च का रैशनल निकाल कर बनाई जाती हैं, और ये सारे पिक्स विद द रीजनिंग आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स का जिक्र करते हैं जहां पर आज एक्शन है। वैसे तो एक्शन पूरे मार्केट में भरपूर आज नज़र आ रहा है, और ऐसे में
प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी एक तरह से हो जाती है, बिकॉज मार्केट में इतनी ज़्यादा तेज़ी और अच्छी खासी मजबूती के ट्रेंड नज़र आते हैं और सवाल ये हो जाता है कि कहाँ पर फिर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए। हालांकि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन एक प्रथा के तौर पर किसी ना किसी स्क्रिप्ट में एंट्री और अपॉर्चुनिटी ढूंढने की बात भी होती है, जो कि कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स मानकर चलते हैं। विवेक, कंसिडरिंग द सेम, कोई पर्टिकुलर सेक्टर, कोई थीम आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जिस पर नज़र दिवाली से दिवाली तक होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून टू यू एंड हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। आफ्टरनून मानसी, आपको भी हैप्पी दिवाली। इनफैक्ट मेरा ध्यान और कहीं था तो मैंने उसके पहले नहीं सुना आप क्या बोल रहे थे, लेकिन हाँ, कोई सेक्टर मुझे आज भी ऐसे कॉन्ट्रेरियन आईटी अच्छा लगता है। तो तो जो जो मतलब लोग जो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत अंडर परफॉर्म कर चुका है। यहाँ से डाउन साइड बहुत मिनिमल है। जैसे मैंने बार बार पीएसयू बैंकिंग के लिए कहा था, मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर आपको यहाँ से डबल डिजिट रिटर्न्स अगले कुछ ही महीनों में दिखा सकता है, पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे आपको क्या लेना है आईटी में, तो मतलब जो टॉप 5-6 ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है, उदाहरण के लिए टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ऐसी कंपनीज में आप निवेश एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पैसा करो। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको डबल डिजिट रिटर्न्स आराम से मिल सकता है। और कॉन्फिडेंट मैं इसके लिए हूँ कि जो जो बुरा होना था सेक्टर के लिए सब कुछ हो चुका है। अब ज्यादातर कंपनीज एआई की तरफ बढ़ रही है, वहां पे खर्चा चालू, मतलब इन द सेंस स्पेंडिंग चालू कर दिया है, और उसका बेनिफिट भी आपको हो सकता है कि अगले 6-8 महीने के बाद देखने को मिले। तो तब तक आप वेट करोगे, तब तक स्टॉक ऊपर चले जाएंगे। और यहाँ से डाउन साइड जो बुरा जितना देखना था देख चुके हैं, जो डाउन साइड है वो बहुत ही मिनिमल है, लेकिन अपसाइड एटलीस्ट डबल डिजिट रिटर्न्स आपको मिल सकता है। आज बाजार ऐसी सिचुएशन में देखिए 2-3 दिन से बढ़ रहा है, लेकिन ऑल टाइम हाई अभी तक हम लोग ने क्रॉस किया नहीं है, और मुझे लगता नहीं है कि इतना इजीली क्रॉस करके हम लोग सेटल होके 90 की तरफ, सेंसेक्स 90 की तरफ, या फिर निफ्टी 26,500 की तरफ जाएंगे। इतना इजी नहीं है ये काम। बीच बीच में करेक्शन वापस आ सकता है, यूएस से क्या आवाजें आएंगी नहीं मालूम किसी को, लेकिन हाँ, जो भी होए आईटी डाउन साइड बहुत मिली। तो ऐसे बाजार में जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन रह के डाउन साइड कम हो और ऊपर की साइड में आपको थोड़ा बहुत भी नजरिया दिखे, वहां पे अगर निवेश करते हो तो आपको डबल डिजिट रिटर्न निकालने को इजी रहेगा। तो आईटी नंबर 1 चॉइस। आईटी सेक्टर में अच्छा खासा हम देख रहे हैं प्रदर्शन भी नजर आ रहा है, और आईटी सेक्टर से ही तो नतीजों की सीजन की शुरुआत हुई, और क्या दमदार शुरुआत होती दिखी। एक्सपेक्टेशन नहीं थे इतने अच्छे नंबर्स के, लेकिन जब नतीजे आए टीसीएस के नंबर्स के साथ ही फिर हमने देखा एक हाथ आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी को अगर छोड़ दीजिएगा, लगभग सारी आईटी कंपनियों में काफ़ी अच्छी रिजल्ट के पैरामीटर्स और रिजल्ट के आंकड़े आते हुए दिखे। एंड इनफैक्ट एक ऑब्जर्वेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगभग सारी आईटी कंपनियां, डोमेस्टिक आईटी प्लेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रही हैं, और इससे जुड़े बड़े सारे अनाउंसमेंट्स भी हुए। तो इस पर नज़र रखेंगे, फॉरवर्ड लुकिंग है और यहाँ से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। क्विकली आपको बता देते हैं इस वक्त बाजार में मोमेंटम जहां है, इसमें कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है। रिलायंस है, भारतीय एयरटेल है, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस और एसबीआई में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज है। ऑन द फ्लिप साइड आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी बैंक और श्री सीमेंट में हम बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार गौरव शर्मा और विवेक कारवा से बातचीत जारी रहेगी, आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और अब देख लेते हैं ऑप्शंस के ट्रेड जाने का मौका हो चुका है। चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, ऑप्शंस का चैंपियन की ओर। हमारे साथ एंजल वन के ओशो कृष्ण है। ओशो, बताइए आज ऑप्शंस में आपको कहां पे मौके दिख रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आप सभी पैनलिस्ट मेंबर को एंड सारे व्यूअर्स को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं सर। की अगर मैं बात करूं तो अगले 2 दिन छुट्टी के वजह से मुझे लगता है थीटा डीके काफी ज्यादा रहेगा, तो एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। आईटी स्टॉक्स में एचसीएल टेक काफी पॉजिटिव लग रहा है, डेटा पैटर्न्स दोनों ही काफी पॉजिटिव फ्रंट पे हैं। सो एचसीएल टेक के 1500 के कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय बनेगी। 16-17 रुपए के आसपास होवर कर रहा है, सो करंट लेवल्स पे बाई करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 6 रुपए का, एंड एक्सपेक्टेड टारगेट है जो ब्रेकआउट पे आ सकता है वो है 38 रुपीज का।
सो मैक्सिमम रिस्क इसमें है 3500 का, एंड प्रॉफिट अचीव होने पे मैक्सिमम प्रॉफिट नियरली 7700 के बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो इस सीएलटेक के 1500 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। 15 रुपए से 16 रुपए के बीच में, टारगेट 38 का है। इस प्रीमियम के लिए स्टॉप लॉस आपको 6 रुपए लगाना है। शुक्रिया ओशो, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि ऑप्शंस में आपको कहाँ पे मौके दिख रहे हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि जो भी ऑप्शंस ट्रेडर, ये ध्यान रखिएगा, इस सेबी की तरफ से जारी किए गए हैं कि फिनो ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बाद भी उन्हें 28% सिर्फ ट्रांजैक्शन के तौर पे देना पड़ता है। मुनाफा होने पर भी उन्हें 15 से 50% उनके पैसे ट्रांजैक्शन के तौर पर खर्च हो जाता है। ये ध्यान रखें, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। 2 स्टॉक है जिस पर नजर रखना चाहिए, वो है, एक है तेजस नेटवर्क्स का। यहां पर आज काफी गिरावट दिख रही है, करीब करीब 9% की गिरावट। ऑलरेडी पहले से ये काफी टूटा हुआ है, पिछले 1 साल में काफी गिरावट यहां पर हम देख चुके हैं। दूसरा है यूटीआई एएमसी, दोनों नतीजों के बाद काफी ज्यादा गिरावट यहां पर दिख रही, दोनों स्टॉक पे, यूटीआई एएमसी और तेजस नेटवर्क। इन दोनों पर गौरव जी क्या राय है? तेजस नेटवर्क एक लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, बाजार अपने उच्चतम स्तरों के नजदीक ट्रेड कर रहा है और तेजस नेटवर्क नए 52 वीक लोज हिट कर रहा है। आज रिजल्ट के बाद लगभग 9% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, इसे एग्जिट कर लेना चाहिए अगर पोजीशन है तो इसमें। तो और सर यूटीआई एएमसी को लेकर भी गौरव जी बता दीजिए, यहां से तो एग्जिट की राय आप दे रहे हैं, लेकिन यूटीआई एएमसी को लेकर क्या राय है सर? यूटीआई एएमसी एक अच्छा स्टॉक है, अच्छा कंपनी है। बाजार से जुड़े हुए जितने भी शेयर्स और जो भी कंपनीज हैं शेयर बाजार से, उन पे हमारा एक पॉजिटिव आउटलुक है। यूटीआई एएमसी उनमें से एक है। रिजल्ट के बाद एक हलचल जरूर देखने को मिली, ब्रेकअवे गैप के साथ ओपन हुआ। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं लगभग ज्यादातर जो इंट्राडे लॉसेस थे कवर हो गए हैं। अभी भी ऑल्दो 5% का डिक्लाइन बाकी है, बट आई थिंक अगर थोड़ा सा लंबा व्यू रखें, मे बी 3 मंथ्स एंड बियॉन्ड का व्यू रखें, तो इसके अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर मुझे तीनों ही पैरामीटर्स पे अच्छा लगता है। नहीं है तो इसे कंसिडर कर सकते हैं, अगर है तो अपना निश्चिंता के साथ होल्ड करें। आई डोंट सी मच ऑफ अ डाउन साइड। 1250 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे आते मुझे नहीं दिख रहा है, वहां एक स्टॉप लॉस प्लेस किया जा सकता है। यूटीआई एएमसी आपको लग रहा है कि ऐड करना चाहिए, लेकिन जो नतीजे आए हैं सितंबर क्वार्टर के, जुलाई सितंबर क्वार्टर के, वो घटकर 113 करोड़ पे आ गए हैं, जो इस पिछले साल की इसी तिमाही में 239 करोड़ हुआ करते थे, यानी 53% का ड्रॉप है नेट प्रॉफिट में। तो एक बड़ा ड्रॉप है और वही इस वजह थी, हालांकि शुरुआत में देख रहे थे गिरावट ज़्यादा थी, वो गिरावट अब धीरे धीरे थोड़ी कम हुई है। लेकिन एक और पैक है, हम पहले भी बात कर रहे थे सीएट की, जहां पर स्ट्रॉन्ग रैली दिख रही थी दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद, लेकिन बाकी टायर शेयर्स भी आज काफ़ी ज़ोरदार रफ्तार में दिख रहे हैं। क्या खबर है, क्या और फैक्टर्स है जो इन स्टॉक्स को हवा दे रहे हैं, बताने के लिए अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक बताइए क्या डिटेल्स निकाले हैं आप इस स्टॉक से रिलेटेड? विश्वमोहन, टायर शेयरों में बड़ी गजब की रफ्तार बनी है और ये रफ्तार सिर्फ आज नहीं है। अगर आप पूरे महीने को देखेंगे, यानी कि अक्टूबर के महीने में, तो करीब 8% से लेकर 16%, 20% तक शेयर चल गए हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि सीएट, जेके टायर, अपोलो टायर और एमआरएफ में शानदार तेजी बन रही है। देखिए, सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो ये है कि क्रूड सस्ता हो गया है। अगर आप ब्रेंट क्रूड को देखेंगे तो करीब करीब $61 प्रति बैरल के आसपास के भाव हैं और पिछले एक महीने में करीब 10% के आसपास से गिरावट हो रही है। अब क्रूड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप टायर कंपनीज के रॉ मटेरियल को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40 से 50% इनका जो खर्च होता है वो क्रूड के डेरिवेटिव पर खर्च होता है, यानी कि सिंथेटिक रबर हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, इन चीज़ों पर खर्च होता है और ये क्रूड से ही उनको डिराइव किया जाता है। तो ये एक ट्रिगर है। दूसरी चीज़ ये है कि त्योहारी सीजन चल रहा है, मजबूत डिमांड हम देख रहे हैं और रिप्लेसमेंट डिमांड भी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। अगर हम देखेंगे सितंबर 2025 में तो जीएसटी के रिडक्शन के बाद जो ऑटो कंपनीज की जो वॉल्यूम ग्रोथ रही वो काफ़ी शानदार रही है और एनालिस्ट ऐसा मान के चल रहे हैं कि जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म के बाद छोटी अवधि में वॉल्यूम में आगे भी हम बढ़ोतरी देखेंगे। इसके अलावा हुआ ये है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते
हमने देखा था कि कुछ कंपनियों ने टायर्स की कीमतें बढ़ाएंगी, तो एक और ये पॉजिटिव ट्रिगर है। और कॉस्ट कंट्रोल की भी कोशिशें कंपनीज ने की थी। इसके अलावा हमने देखा था कि आरबीआई दरों में कटौती जो हुई है और जो एक तरह से सामान्य मानसून जो गुजरा है, ये सारी की सारी चीज़ें भी ऑटो कंपनीज के लिए और उसके साथ साथ इसके जो अलाइड जो सर्विसेज जो प्रोडक्ट्स होते हैं टायर वगैरह, उनके लिए ये पॉजिटिव चीज़ होती है। तो ये भी हम देख रहे हैं कि टायर शेयरों को सपोर्ट करने का काम कर रही है। अक्टूबर में अगर हम टायर शेयरों की चाल की बात करें तो सीएट करीब 19% दौड़ चुका है। इसके अलावा जेके टायर में करीब 16% के आसपास की तेजी है। अपोलो टायर्स करीब 8% चला है और इतनी ही तेजी हमने एमआरएफ के शेयर में भी देखी है। हालांकि बहुत बड़े साइज का शेयर है, बावजूद उसके 8% के आसपास की जबरदस्त तेजी है। जो शेयर नहीं चला है अक्टूबर में वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसमें आप थोड़ा नेगेटिव रिटर्न देखेंगे। अदरवाइज ये जो शेयर्स हैं इन्होंने बहुत अच्छे से पैसे कमा के दिए हैं। तो 3-4 मजबूत ट्रिगर हैं, डिमांड वाला ट्रिगर और सस्ता क्रूड वाला, यानी कि आपकी इनपुट कॉस्ट आपकी थोड़ी सस्ती आपके लिए पड़ जाएगी। ये सारे की सारी चीजें सपोर्ट कर रहे हैं और टायर शेयर दौड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह के नंबर्स अभी आए हैं जीएसटी की कटौती के बाद से, स्ट्रॉन्ग नंबर है और ये मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है कहा जा रहा है। उसका फ़ायदा पूरी एंसिलरीज कंपनीज को भी मिलता है, तो टायर भी उनमें से एक है। और साथ ही जिनके रॉ मटेरियल है जो 6 महीने के निचले स्तरों पर कच्चा तेल ट्रेड कर रहे हैं। चलिए इसी नोट पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इन स्टॉक्स पर एक राय तो लेंगे ही, साथ ही बाकी स्टॉक्स भी आपके लेकर आएंगे, मार्केट एट 3 भी लेकर आएंगे, फिर BTST और STBT कॉल्स भी होंगे। जल्द लौटते हैं। फिर से स्वागत है। हमारे 2 एक्सपर्ट आपकी मदद कर रहे हैं। गौरव शर्मा हैं, आपको टेक्निकल्स बता रहे हैं स्टॉक्स के, और बाजार पर फंडामेंटल व्यू ले रहे हैं हम वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा से। बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा लाइट हुआ है, हालांकि तेजी बरकरार है। अब ये होगा, मतलब जैसे जैसे ये तेजी का दौर लंबा खींचेगा, क्योंकि 4 सत्र की तेजी हो गई है। 4 सत्र में करीब 650-700 पॉइंट के आसपास की रफ्तार हम निफ्टी में देख चुके हैं। तो थोड़ी बहुत हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग आएगी भी, और ये काफी लाजमी है। मैं तो एडवाइस करूंगा कि करना भी चाहिए। अल्टीमेटली आपके बाजार में ध्येय तो ये है ना कि पैसे बनाने के लिए आप आते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो तेजी थी 400-450 अंकों के आसपास की, वो 250 अंकों के आसपास की इस वक्त आपको दिखाई देगी। और बैंकिंग स्टॉक्स का पूरी तरह से बोलबाला हमें बाजार में दिखाई दे रहा है। एक स्टॉक जहां पर हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। अब इस शेयर में स्प्लिट भी हो चुका है 1:10 के रेशियो में, और मैं बात कर रहा हूं टाटा इन्वेस्टमेंट की, जो कि टाटा ग्रुप की इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है, जो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनीज में पैसे लगाती है, और इसकी वैल्यू उनके इन्वेस्टमेंट की करीब 35,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। लेकिन आज जो गिरावट है वो है करीब 8% के आसपास की, और ये लगातार चौथा सत्र है जब हम शेयर में गिरावट देख रहे हैं। 1,000 रुपए से गिरते गिरते शेयर अभी आ गया है 800 रुपए के आसपास। विवेक जी, टाटा इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए? ये गिरावट इन्वेस्टमेंट का मौका दे रहा है या फिर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शेयर ये चला बहुत था? अभिषेक, ऑफ कोर्स टाटा इन्वेस्टमेंट भी चला, लेकिन आप अगर पिछले 3-4 दिन से देखो ना, अब इसका कारण 100% मुझे भी नहीं मालूम है। हो सकता है कि एज ए सेगमेंट वो पूरा चला है। जितनी भी होल्डिंग कंपनीज है, आप टाटा इन्वेस्टमेंट ले लो, BBTC ये चला 2-3 दिन पहले, KICL करके कंपनी है वो चली, एक और कंपनी है BF इन्वेस्टमेंट। ये सारी की सारी होल्डिंग कंपनीज है जिनका मतलब खुद का कारोबार इतना कोई बड़ा नहीं है, लेकिन दूसरी कंपनीज में वो लोग स्टेक रखते हैं। तो ये सेगमेंट पूरा का पूरा चला था। तो अब उधर क्या होने वाला है ये अभी तक कुछ हार्डकोर इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, और ना मैंने कहीं पढ़ा है। तो इसके लिए हो सकता है कि एक जस्ट कैचअप रैली आई है, क्योंकि होल्डिंग कंपनीज काफी टाइम से चली नहीं है। अब अगर आप टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की भी अगर ओवरऑल अगर ले लेते हो, तो मुझे लगता है कि मतलब लगभग कॉस्टली टू फेयर वैल्यूएशन पे ही चल रहा है। तो ये ज्यादा नीचे नहीं, तो ये ऊपर भी नहीं जाने वाला है। और होल्डिंग कंपनीज में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि एक बार चलती है, उसके बाद वापस गिर जाती है और वहीं ठहर जाती है कई महीनों के लिए। तो यहाँ पे कोई कॉल नहीं होगा। फ्रैंकली, जैसे मैंने बोला कि क्या किस वजह से सारा सेगमेंट चला ये भी मुझे नहीं मालूम। तो इसके लिए फिलहाल तो ऐसे सेगमेंट ही मैं अवॉइड की ही सलाह दूंगा इस पे। ठीक है, अवॉइड की सलाह है। टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर पर करीब 8-8.5% के आसपास की गिरावट शेयर में हम देख रहे हैं। एक और शेयर जो गिरावट का शिकार हो रहा है, हालांकि हमने देखा था कि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट अच्छी आई थी, 22,500 रुपए के आसपास के टारगेट दिए थे, लेकिन डिक्सन टेक का शेयर लगातार टूट रहा है। गौरव जी, आपसे इस पर व्यूज जरा चाहिए। देखिए, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट ये है कि हाँ, अक्सर चर्चा होती है कि नहीं वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई हो गए हैं, भागा बहुत है स्टॉक ये।
लेकिन गिरावट इसमें हम देख रहे हैं कि गहरा रही है। इस वक्त ये दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। डिक्सन टेक, क्या यहां से शेयर आपको और नीचे जाता हुआ दिख रहा है या फिर अकोमोलेशन जोन में आ रहा है शेयर धीरे धीरे? अब ये आपने सही पॉइंट आउट किया अभिषेक जी, अक्यूमुलेशन जोन। एक अच्छी तेजी के बाद एक रीजनेबल प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने में मिल रही है। अगर मैं एक बेसिक सेंस में कहूं तो 10-12% की ही अपने पीक से गिरावट आई है स्टॉक के अंदर, इंक्लूडिंग टुडेज डिक्लाइन। अभी यहाँ से 15,500 के रेंज के अंदर अच्छा खासा सपोर्ट है। मुझे बहुत लंबी चौड़ी फर्दर गिरावट आती हुई नजर नहीं आती इसके स्टॉक के अंदर। लॉन्ग टर्म चार्ट्स और ओवरऑल इसकी स्टोरी क्लियरली इंटैक्ट है। अगर 15,000 के लेवल का भाव दिखता है तो वो बहुत ही अच्छा बाइंग जोन बनेगा। अक्यूमुलेट ऑन डिप्स की सलाह रहेगी इस स्टॉक में। करने का समय है। करीब करीब 4% के आसपास की गिरावट हो गई है और डिक्सन टेक के शेयर को हम देख रहे हैं कि 18,000 रुपए के आसपास से लगातार एक सेलिंग जोन में है। इक्का दुक्का सत्र ऐसे आए होंगे कि जब आपको थोड़ी बड़ी तेजी दिखी होगी, अदरवाइज ये शेयर नीचे ही आ रहा है। एक और एक्सपर्ट को शो में जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में उनको कहां पर मौके दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। हैप्पी दिवाली आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके फर्म के सारे एम्प्लॉइज को, 18 स्वदेश की पूरी टीम की ओर से। बताइए बाजार में आपकी नजर कहां पर गई है और कौन से स्टॉक्स है जहां पर आपको अच्छे ट्रेडिंग बेट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपकी एंटायर 18 स्वदेश की टीम को और सभी दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली। देखिए, यहाँ पर मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो लीड कर रहा है बैंकिंग स्पेस। और बैंकिंग स्पेस में जिस हिसाब से पीएसयू बैंक्स एक तरफा यहाँ पे पार्टिसिपेशन वहां पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट सबसे पहले रैली की शुरुआत भी पीएसयू बैंक्स ने ही की थी, तो वहां पर मोमेंटम काफी तगड़ा है, काफी स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ये हमें पसंद आ रहा है, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और यहाँ से और भी मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। डेरिवेटिव डेटा भी यहाँ पर पॉजिटिव है, जहां पर 2% का फ्रेश ओआई इजाफा हुआ है। 276 और 280 की अपसाइड टारगेट होंगे। 266 का स्टॉप लॉस रखना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा को खरीदारी करने की सलाह हुई। उसके अलावा सम्मान कैपिटल ये दूसरा स्टॉक है जहां पर एक काफी अच्छा मोमेंटम हमें पिछले कुछ सप्ताह से देखने को मिल रहा है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट और भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके चलते फर्दर मोमेंटम 176 और 180 तक का हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 166 का स्टॉप लॉस रखना होगा। सम्मान कैपिटल को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। सम्मान कैपिटल को लॉन्ग करके चलिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि ये वायदा बैन में शेयर है ये। हालांकि 3% के आसपास की तेजी आज के सत्र में हो रही है। और इसके अलावा जो वायदा बैन में जो शेयर है वो है आरबीएल बैंक का। आरबीएल बैंक में तो आज गजब की तोड़फोड़ तेजी हो रही है, करीब 8% ऊपर ये शेयर आपको दिखाई देगा। और एनबीडी एमिरेट्स ने जो 60% हिस्सेदारी के लिए जो डील की है, बाजार इसको चीयर कर रहा है। 325 रुपए का भाव। आरबीएल बैंक 52 वीक हाई, आई थिंक लाइफ हाई भी होना चाहिए आरबीएल बैंक। ये करीब 9% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। कुछ और शेयर जानेंगे आपसे नीलेश जी। आप जरा लिस्ट को थोड़ी बड़ी कर लीजिए, क्योंकि कल है मुहूर्त ट्रेडिंग। उसके पहले आज अपनी चेकलिस्ट को मैं तैयार रखनी है कि कल लेना क्या है, कहां पर अच्छे पैटर्न्स इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बता दें कि त्योहारों का सीजन, यानी कि नई उम्मीदों और नई योजनाओं का समय। और इसी शुभ मौके पर हमारे साथ हैं रोहित मट्टू, हेड रिटेल सेल्स एक्सिस एएमसी। वो बताएंगे कि इस त्योहार की सीजन में कौन सी निवेश योजनाएं सही रहेंगी। आइए पहले ये जानते हैं, फिर शो में बढ़ेंगे हम आगे। मेरे साथ है रोहित मट्टू, जो है हेड ऑफ रिटेल सेल्स एक्सिस एएमसी के साथ। रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए, त्योहार फेस्टिव सीजन बात करें तो ऑब्वियसली गोल्ड के बारे में लोग जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्यों गोल्ड ईटीएफ एक गुड ऑप्शन हो सकता है अगर किसी को गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो। आई थिंक इंडियन सोसाइटी में ओवर ईयर्स, जब हम भी छोटे थे, कोई भी त्योहार तो हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे अभी गोल्ड लेना है, बिकॉज हमारे ट्रेडिशन में एक सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस था या सिक्योरिटी होता था। देवर नॉट बहुत सारी एवेन्यूज इन्वेस्टमेंट के नहीं होते थे, तो गोल्ड हमेशा एक पेडिग्री रहता था कि गोल्ड लेना है। नाउ
गोल्ड ईटीएफ व्हाट हैज इट, उसने किया क्या है गोल्ड ईटीएफ ने कि एक आम शहरी, एक नागरिक को अगर गोल्ड लेना है उसको इजी बनाया है। बिकॉज आज हम सबको पता है गोल्ड का भाव, हम सबको पता है कहाँ जा रहा है, और ये एक बात बन गई है कि 1 लाख से ऊपर हो गया, विच इज कभी कभी वो बहुत अफोर्डेबल नहीं है बहुत तबकों के लिए। सो गोल्ड ईटीएफ एक ऐसा ऑप्शन वहां पे आ जाता है जहां पे आप फ्रैक्शंस में गोल्ड ले सकते हैं। एंड इंडिया में लास्ट 5-7 साल में आप देखेंगे डीमैट अकाउंट्स भी बहुत बड़े हैं, तो अवेयरनेस डीमैट का है, तो आप गोल्ड ईटीएफ डीमैट के थ्रू इजीली ले सकते हैं अपने ट्रेडिंग इंजन से। एंड बिकॉज आप फ्रैक्शन में ले रहे हो, आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का सोच सकते हैं, धीरे धीरे करके उसको बिल्ड कर सकते हैं। जब आप गोल्ड फिजिकल फॉर्म में लेते हैं तो आप हमेशा चिंता में रहते हैं उसको स्टोर कहाँ करें, तो एक सिक्योरिटी का इशू रहता है, फिर आपको अलग से एक बैंक में लॉकर ढूंढना पड़ता है, तो वो सब चीजें ये गोल्ड ईटीएफ लेने से आपकी चली जाती है। एंड द बिगेस्ट पार्ट इज कभी कभी गोल्ड लेने के चक्कर में ग्रेनिया ज्वेलरी ले लेती थी जिसमें बहुत सारा मेकिंग चार्जेस भी आता है, तो वो उसको महंगा बना देता था। तो दैट्स वाई ये हमें लगता है कि गोल्ड ईटीएफ बहुत ही एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एंड ये जो बैक्ड होता है ये प्योर गोल्ड के साथ बैक्ड होता है, ऐसा नहीं कि आपने गोल्ड ले लिया आपको नहीं पता कि बैकिंग क्या है इसका बैकिंग प्योर गोल्ड है, तो आपको वो डर भी नहीं है कि कहीं गोल्ड मुझे सही मिला कि नहीं मिला। सो दैट वेज बहुत सारे अच्छे इसके देयर आर रीजंस जिसकी वजह से हमें गोल्ड ईटीएफ लेना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कई बार कुछ लोगों को, कुछ इन्वेस्टर्स को ये भी चाहिए कि एक तरफ स्टॉक मार्केट से जो ग्रोथ मिले वो भी चाहिए, लेकिन साथ में फिक्स्ड इनकम, कोई रेगुलर फिक्स्ड इनकम भी चाहिए। तो उस सिचुएशन में किस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको मार्केट का ग्रोथ भी चाहिए लेकिन फिक्स इनकम भी चाहिए, दैट मींस यू आर लिटिल कंजर्वेटिव एज एन इन्वेस्टर। और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए हमेशा एक तो ये पहले पता होना कि मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, मैं वॉलेटिलिटी बहुत सह नहीं सकता, मार्केट के उतार चढ़ाव में बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। बिकॉज जितने भी हमारे ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग होते थे लार्जली वही गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट, जहां पे आपको पता है कि आपने इतना पैसा दिया इतना ब्याज आपको हर महीना मिलेगा। सिमिलरली जब हमें पता है कि हम एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तब मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कैटेगरी ऑफ जो फंड्स हैं इट्स अ हाइब्रिड फंड्स। और हाइब्रिड में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आप अगर थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके लेकिन मेन मार्केट से, इक्विटी मार्केट से कम रिस्क लेना है तो आप थोड़ा अग्रेसिव हाइब्रिड ले सकते हैं। आप बिल्कुल एफडी से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना है तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड ले सकते हैं। या अगर आप फंड मैनेजमेंट डालना चाहते हैं कि वो आपके लिए एक बैलेंस अप्रोच ले ले, तो आप डायनेमिक फंड्स में जा सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे होते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि कोई भी जो नया इन्वेस्टर है जिसने कभी भी इक्विटी में नहीं डाला, दे आर एट द एज ऑफ 45-50 और आज तक उन्होंने इन्वेस्ट ज्यादा नहीं किया, एफडी में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए पहला स्टार्ट मेरे हिसाब से हाइब्रिड ही होना चाहिए। रोहित, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फेस्टिवल्स, ये त्योहारों का सीज़न यूजुअली एक शुभ शुरुआत भी लोग मानते हैं। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की जर्नी अभी तक शुरुआत अपनी नहीं की हो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, तो SIP रूट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का रूट लेकर उनके लिए ये एक शुभ शुरुआत क्यों हो सकती है? आई थिंक लास्ट 15-20 साल में एक चीज बहुत अच्छा हुआ है कि म्यूचुअल फंड सही है का जो नारा है वो बहुत सही रहा है। आज हम देखेंगे SIP के नंबर डिस्पाइट लास्ट 1-1.5 साल में मार्केट उतने अच्छे नहीं रहे हैं, उसके बाद भी SIP के नंबर नीचे नहीं हुआ, इनफैक्ट थोड़ा ऊपर गए। एंड एक अच्छी अवेयरनेस आई है एंड ये एक डिसिप्लिन है जो इन्वेस्टर्स को बांधे रखता है। क्योंकि SIP आप गोल्स प्लान करते हैं और उस गोल के हिसाब से आप अपना SIP डालते हैं, और अगर आपने वो डिसिप्लिन रखा कि मार्केट के उतार चढ़ाव में आप ज्यादा उससे आप घबराए नहीं और वो पैसा जाते रहेगा, और अब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप जो मार्केट का बेनिफिट्स है उनको रीप करते हैं। एंड एक बहुत ही अच्छी चीज, एक कॉन्सेप्ट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। वो एक इतना अच्छा रामबाण है ना कि आप जब मार्केट ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि आपके यूनिट्स बढ़ जाएंगे, बिकॉज आपने एक सेम अमाउंट डाला है, उसके यूनिट्स बढ़ते जाएंगे। और जब मार्केट ऊपर जाएगा आपके यूनिट्स कम होते जाएंगे। तो आपका जो ग्रीड एंड फेयर को वो अच्छे से संभाल के इंश्योर करता है कि आप ना तो ओवरबोर्ड हो जाए ना आप बहुत डर के बाहर निकल जाए। बिकॉज इंडिया अभी भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में, अगला 10-15-20 साल इंडिया के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा होने वाला है। तो SIP बहुत ही अच्छा एक माध्यम है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एंड हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने सपने पूरे किए अपना SIP इन्वेस्टमेंट से। जी बिल्कुल सही कहा आपने रोहित। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इंपॉर्टेंट इनसाइट्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित। थैंक यू सुमित।
संवत 2082 की तरफ चल रहे हैं हम। सेविंग से समृद्धि, ये है ईटी नाउ स्वदेश का लक्ष्य। आपके लिए निवेश की मायने आप समझे, इसकी लगातार कोशिश में हम लगे रहते हैं। लंबी अवधि का निवेश जो है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग और टेक्निकल नज़रिया भी लगातार आपके सामने रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाजार की उथल पुथल में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को भी भूलना नहीं है। चलिए, दिवाली पर पिछले 10 सालों में बाजार ने किस तरह का प्रदर्शन किया, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक किन सेक्टर्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा, ये सारी डिटेल्स लेकर एक बेहतरीन रिसर्च लेकर हमारे साथ अशेषा अब जुड़ गई हैं। अशेषा, बताएं दिवाली से दिवाली तक बाजार का सफर कैसा रहा? बिल्कुल, सबसे पहले मुहूर्त ट्रेडिंग पर मार्केट किस तरह बंद होता हुआ नज़र आता है, सबसे पहले उस डेटा पर नज़र डालते हैं। और पिछले 10 साल का डेटा हमने निकाला है। 1 नवंबर 2024 को पिछले साल मुहूर्त ट्रेडिंग थी, जहां पर निफ्टी में 0.4% के रिटर्न्स दिखे। मिड और स्मॉल कैप में भी करीब आधे से 1% की तेज़ी दिखी थी। लार्जली पिछले 10 साल के डेटा से यही निकल कर आया है कि पॉजिटिव में ही मार्केट बंद होता हुआ नज़र आया है। एक एक्सेप्शनल 1 या 2 केस है जहां पर नेगेटिव रिटर्न्स दिखे थे, लेकिन लार्जली पॉजिटिव रिटर्न और आधे से 1% की तेज़ी के साथ ही हर साल मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मार्केट बंद होता हुआ नजर आ सकता है। केवल 1 घंटे का ट्रेडिंग होता है, ज़्यादा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर नहीं नजर आता। इसके अलावा इंडेक्स लेवल पर किस तरह का परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में, पिछले संवत से पिछले मुहूर्त ट्रेडिंग से इस मुहूर्त ट्रेडिंग में किस तरह का रिटर्न दिखा है, उस पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। करीब 5.86% का रिटर्न पिछले संवत में मार्केट ने दिया है निफ्टी के लेवल पर। निफ्टी बैंक, मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में अंडर परफॉर्मेंस दिखा था। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 2.5% की तेजी के साथ इस संवत बंद होता हुआ नजर आएगा। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में 5.5% से ज़्यादा की शानदार तेज़ी इस संवत में दिखी है। तो ये इंडेक्स वाइज परफॉर्मेंस पिछली दिवाली से इस दिवाली तक। इसके अलावा इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करते हैं और कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी या सबसे ज़्यादा मंदी पिछले 1 साल में दिखी है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी दिखी है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 14% की तेजी के साथ बंद होता हुआ। ऑटो इंडेक्स में 15% की तेजी, निफ्टी बैंक में 11% की तेजी आती हुई नजर आई। और लूजिंग साइड की बात करें तो आईटी शेयरों में पिछले 1 साल में काफ़ी कमजोरी दिखी थी और इसी के चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर भी रहा है। मेटल 10% ऊपर, फार्मा में 3% की गिरावट, एफएमसीजी में करीब 5% की गिरावट, आईटी जिसकी मैं बात कर रही थी 13% की गिरावट के साथ इस संवत बंद होता हुआ नजर आएगा। एनर्जी और रॉयल्टी में भी 7 से 10% की गिरावट दिखी है। इसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन पिछली दिवाली से इस दिवाली तक दिखा है और इस संवत में किस तरह का एक्शन दिखा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें तो मारुति सुजुकी 50% चढ़ा। आयशा मोटर्स, टीवीएस मोटर में भी 40% से ज़्यादा की तेज़ी पिछले साल दिखी। एमएनएम और अशोक लेलैंड भी 30 से 32% की तेज़ी के साथ बंद हुए। इसके अलावा आईटी सेक्टर के टॉप लूजर्स की बात करते हैं। आईटी सेक्टर में हाल फिलहाल में रेवेन्यू ग्रोथ कंसर्न्स है, ग्लोबल और यूएस इकोनॉमी के रिलेटेड कंसर्न्स है। टीसीएस 25% गिरा। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्फोसिस में भी 17 से 20% की गिरावट दिखी। तो पूरे आईटी सेक्टर पर पिछले 1 साल में काफ़ी दबाव दिखा। एचसीएल टेक और विप्रो भी 12 से 16% की गिरावट के साथ पिछले संवत में बंद होते हुए नजर आए। तो ये इंडिविजुअल स्टॉक्स इंडेक्स लेवल पर और कई सारे सेक्टर्स जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन दिखा है। इसके अलावा निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी की बात करें तो बजाज फाइनेंस यहाँ पर 50% से ज़्यादा की तेज़ी, मारुति सुजुकी, इंटरग्लोब एविएशन, बीईएल और आयशा मोटर्स सभी स्टॉक्स में 40% से ज़्यादा की तेज़ी पिछले 1 साल में दिखी है। और लूजिंग साइड पर ट्रेंड, टीसीएस, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स और इन्फोसिस सभी स्टॉक्स 17 से 33% की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। और ये सभी स्टॉक्स निफ्टी के टॉप गेनर्स और इसकी साथ ही जो प्लेट आएगी वहाँ पर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है। तो हाँ, इंडेक्स लेवल पर निफ्टी 6% की तेज़ी के साथ बंद हुआ, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी एक्शन था और स्मॉल कैप इंडेक्स अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया। शीशा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी रिसर्च हमें बताने के लिए। तो देखिए, दिवाली से दिवाली तक मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अमूमन किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं, सब कुछ आपके स्क्रीन पर सामने आप अब देख रहे थे। नीलेश जैन है हमारे साथ। नीलेश, गुड आफ्टरनून।
हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। और जिस तरह आशीषा अभी बता रही थी, कई सारे थीम्स एंड सेक्टर्स हैं जहां पर हम एक्शन देखेंगे और कन्विक्शन बिल्ट भी हुआ है। मैं ऑटो सेक्टर पर आपका एक नज़रिया ज़रूर जानना चाहूँगी। जब ऑटो की बात करें, ऑटो एंसलरी दोनों को ही जोड़ लीजिएगा, और काफ़ी अच्छा एक्शन हमने पिछले दिनों ही देखा है। सेंटिमेंट्स बूस्ट अप होते हुए दिखे हैं सेक्टर के लिए। यहाँ से फर्दर फिर किस तरह की चाल देख रहे हैं इन सेक्टर्स के लिए आप? गुड आफ्टरनून टू यू मानसी जी, धन्यवाद एंड आपको और सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली वंस अगेन। जिस हिसाब से ऑटो स्टॉक में हमने हाल फिलहाल में काफी अच्छा मोमेंटम देखा, अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज जरूर देखने को मिल रही है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से अगर आप देखें तो ऑटो इंडेक्स अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम दिखा सकता है। स्पेसिफिकली टू व्हीलर स्पेस, हीरो, बजाज, टीवीएस मोटर, ये कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स है जो हमें अभी भी पसंद आ रहे हैं, बट नॉट एट करंट लेवल। बेहतर होगा कि आप थोड़ी सी गिरावट का इंतजार कीजिए, बट ये सारे स्टॉक गिरावट पर ऐड करके चल सकते हैं। ऑटो एंसिलरी टायर स्पेस पे अगर आप नजर डालें तो आज काफी अच्छा मोमेंटम हम अक्रॉस ऑल टायर स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहा है। जेके टायर, सीएट, अपोलो टायर, इनफैक्ट ये तीनों ही स्टॉक्स टेक्निकली अच्छे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह होगी। तो ओवरऑल ऑटो एंसिलरी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं, बट बेहतर रणनीति ये होनी चाहिए कि आप थोड़ी सी गिरावट पर इसे ऐड करें। ऑटो एंसलरी की चाल पर ये नजरिया। सीएट के स्टॉक प्राइस में 13% के गेन्स है, तो इनफैक्ट आज का खिलाड़ी स्टॉक कैटेगरी में एडअप करना चाहिए। बिग शो ऑफ द डे, जबरदस्त एक्शन। और कच्चे तेल की चाल में जो कमजोरी हम देख रहे हैं उसका एक असर है जो कि टायर सेक्टर पर, सीएट, जेके टायर, इन तमाम स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। काफी अच्छा एक्शन, 13% के गेन्स इज अ बिग नंबर इन अ सिंगल ट्रेडिंग सेशन। लेकिन चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और इस दिवाली से अगली दिवाली और दिवाली से दिवाली तक इक्विटी मार्केट का हाल हम आपको बता रहे थे। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन किस तरह सेंटिमेंट्स होते हैं ये भी बता रहे थे, लेकिन बुलियन मार्केट, कमोडिटी मार्केट पर चर्चा होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि सोने चांदी की चाल कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। हर दिन हम रिकॉर्ड लेवल्स देखते हैं। तो इस दिवाली सोने चांदी ने धमाकेदार रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन क्या अगली दिवाली तक भी ये चमक जारी रहेगी? अगली दिवाली तक के लिए सोने चांदी का क्या टारगेट है, बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए विश्व मोहन। चलिए, अगर सोने चांदी की अगर बात करें तो संवत 2081 में गोल्ड ने 68% के आसपास का रिटर्न दिया है, जबकि चांदी ने इस दौरान 72% का रिटर्न दिया है। पिछले साल हमने देखा था 2024 में 31 अक्टूबर को दिवाली थी, उस दिवाली से इस दिवाली तक गोल्ड ने 68% से ज़्यादा, चांदी ने 72% से ज़्यादा ज़ोरदार रिटर्न कर सकते हैं किसी भी कंप्लीट एसेट क्लास के लिए। और एक स्टेबल एसेट क्लास के लिए इससे बेहतर रिटर्न क्या हो सकता है? सारे एसेट क्लास को, अगर क्रिप्टो को छोड़ दे जिसे हम पूरी तरह से एसेट क्लास नहीं मानते हैं, तो सबको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। गोल्ड और सिल्वर ने एक क्लियर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है बुलियन को लेकर। तो सोना और चांदी यहाँ पर विनर है। 2082 में, संवत 2082 में क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर हमने एक पोल किया था इटिनाउ स्वदेश की तरफ से। हमने सारे ब्रोकरेज हाउसेस से यही सवाल पूछे थे कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक सोने का टॉप कहां पर बनेगा, और यही सवाल चांदी को लेकर भी था। तो सोने को लेकर जो सबसे बड़ा टारगेट आ रहा है वो केडिया फिनकॉर्प का है। उन्होंने 1,60,000 रुपए का टारगेट दिया है, जो अगली दिवाली तक का टॉप लेवल हो सकता है। हो सकता है इस बीच में आपको कुछ करेक्शन भी दिखे। हालांकि 50% ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे थे जिनको लगता है कि सोना अगली दिवाली तक 1,50,000 रुपए जा सकता है। यानी मेजॉरिटी ऑफ ब्रोकर्स को अभी भी लगता है कि सोने में बड़ी तेजी बाकी है। अगले एक साल में 1,50,000 रुपए का टॉप दिख सकता है। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी में जब हमने ये सवाल पूछा तो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए का टॉप लेवल का टारगेट यहाँ पर आ रहा है अगली दिवाली तक के लिए। केडिया फिनकॉर्प को लगता है कि 2,50,000 रुपए। मोतीलाल ओसवाल का जो टारगेट है 2,30,000। अनुज गुप्ता ने कहा है कि 2 लाख रुपए तो हो ही जाएगा। 50% ब्रोकरेज ने यहाँ पर 2 लाख रुपए के ऊपर का टारगेट दिया है। तो अभी चांदी पे काफी ज्यादा बुलिश है। चांदी के बुलिश होने के पीछे वजह भी है क्योंकि स्ट्रक्चरल मार्केट में डेफिसिट है। हंट ब्रदर्स जो 1980 में जो चांदी को भगाकर लेकर गए थे, वो कहानी यहाँ पर नहीं है, फंडामेंटल ड्रिवन है। क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से हो या फिर सोलर सेक्टर से हो। और साथ ही मार्केट में डेफिसिट है। चांदी की सप्लाई फिजिकल मार्केट में काफ़ी कम है और यही वजह है कि हम देख भी रहे हैं कि डेरिवेटिव मार्केट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रीमियम है। अब
सवाल है, त्योहारी मौका है, दिवाली का समय है, आपके मन में होगा कि कौन सा विकल्प बेहतर है। तो हमने 5 ऐसे विकल्प के चुनाव किए हैं जिसमें फिजिकल गोल्ड, जिसमें ज्वेलरी आती है, सिक्के, गोल्ड बार आते हैं। यहाँ पर आपको मेकिंग भी देना पड़ता है और 3% का GST। लेकिन अगर कंजम्पशन के लिए लेना है, पर्सनल यूज के लिए लेना है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं। गोल्ड ETF है, शेयर की तरह ट्रेडिंग होती है, डीमैट के जरिए खरीदे, गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है, बेहद ही आसान है। यहाँ पे कभी भी खरीद बिक्री कर सकते हैं मार्केट आवर के दौरान। गोल्ड ETF के बाद अब बात आती है डिजिटल गोल्ड की और गोल्ड फंड्स की। गोल्ड फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो गोल्ड ETF में भी होता है। इसका एक्सपेंस रेशियो गोल्ड ETF से ज़्यादा होता है क्योंकि ये गोल्ड ETF में ही इन्वेस्ट करता है। तो ये तो बात हो गई गोल्ड ETF की, गोल्ड फंड्स और फंड की। अब डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं। डिजिटल गोल्ड में भी रखरखाव की कोई चिंता नहीं है, शुद्धता की चिंता नहीं है। वॉल्ट में आपका सोना जमा रहेगा, एक टाइम लिमिट तक हो जाने के बाद गोल्ड आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। 5वां ऑप्शन आता है सोने में निवेश के बड़े विकल्प में, वो है गोल्ड के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। फ्यूचर्स मार्केट में भी आप ट्रेड करते हैं तो आप डिलीवरी ले सकते हैं। यहाँ पर एक्सपायरी से ठीक 5 दिन पहले आपको अपने ब्रोकर को बताना है और पूरी अपने कॉन्ट्रैक्ट साइज का पैसा भरना है। 24 कैरेट का सोना डिस्काउंट पे भी मिलेगा। प्योर सोना LBMA अप्रूव्ड सोना आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा, वो भी मामूली कॉस्ट में। तो ये सारे विकल्प है और त्योहारी सीजन है, आपको कौन से विकल्प का चुनाव करना है आप देख लें। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं कि एक मुश्त अभिनिवेश से बचे, जो भी खरीदारी करे स्टैगर्ड मैनर में करे और SIP के जरिए करे। बिल्कुल विष्णु मोहन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सोने चांदी में निवेश के सारे विकल्प हमें बताने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और नतीजों के बाद रिलायंस के स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। कैसे रहे नतीजे और शेयर्स पर ब्रोकरेजेस, रिलायंस के स्टॉक पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट क्या कुछ आई है, नतीजों में ऐसा क्या खास रहा कि रिलायंस का स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पर लगातार आज दिन की शुरुआत से ट्रेड कर रहा है। एक बार अभिषेक से समझते हैं। अभिषेक बताइए। मानसी, देखिए खास ये रहा है कि सब कुछ अच्छा रहा नतीजों में। कई वर्टिकल्स हैं, O2C है, ऑयल एंड गैस है, डिजिटल है, इसके अलावा रिटेल है और सारे के सारे जो सेगमेंट रहे हर तरफ हमें मजबूती देखने को मिली है। और हमने देखा कि आय में 10% का और मुनाफे में करीब 16% के आसपास को उछाला है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 14.5% बढ़ा है, मार्जिन 17% से बढ़कर करीब 17.5% 18% के बीच में पहुंच गया है। कंपनी ने 40,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया है और जियो के जो ग्राहक है करीब उसमें 8% के आसपास को उछाला है और ये बढ़ के 50 करोड़ के पार निकल गए हैं। अगर आरपू की बात करें यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की बात करें तो ये भी 8% बढ़ी है और 211 रुपए का आरपू हो गया है। रिलायंस रिटेल के 412 नए स्टोर खोले हैं, कुल स्टोर बढ़ के हो गया है 19,821 और O2C कारोबार में जो EBITDA मार्जिन है करीब 1.25% बढ़कर ये 9.25% पर पहुंच गई है। तो सारी की सारी चीजें अच्छी हैं और ये दुनिया की पहले इंटीग्रेटेड सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कंपनी लगाने जा रही है। इसका इन्होंने ऐलान किया है। ग्रीन हाइड्रोजन से ग्रीन केमिकल सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने का प्लान कर रही है। तो तमाम ऐसे ट्रिगर्स हैं जो रिलायंस के शेयर में आज हम जो 3.5% की मजबूती देख रहे हैं और कहीं भी थोड़ी भी प्रॉफिट टेकिंग नहीं आई है अपनी ऊपरी स्तरों से, ये एक अच्छी चीज है। अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो सारे के सारे ब्रोकरेजेस बुलिश हैं। नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, मैक्वारी और ये बाइक रेटिंग है, ओवरवेट आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 1650 रुपए से लेकर 1700 रुपए के आसपास तक के टारगेट है। कोटक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उनकी एड की रेटिंग है 1600 के, सबसे कम टारगेट इन्हीं के हैं। तो बढ़िया नतीजे और ब्रोकरेजेस का भरोसा है और आज हम देख रहे हैं कि शेयर ये 1450 रुपए के ऊपर जाकर ना सिर्फ कारोबार किया बल्कि उसके ऊपर टिक भी रहा है और क्लोजिंग में हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर ही देने जा रहा है। आज बढ़िया तेजी रिलायंस के शेयर में बनी है और 3.5% के रिटर्न्स अभी भी आपको दिखाई देंगे इंट्राडे में। का शुक्रिया रिलायंस की तेजी के पीछे के सारे ट्रिगर्स और साथ ही ब्रोकरेज नोट्स भी हमारे बीच रखने के लिए। नीलेश जी, रिलायंस के स्टॉक प्राइस पर एक टेक आपसे भी जानना चाहेंगे। लगभग सारे ब्रोकरेज हाउसेस के भी कन्विक्शन है इस स्टॉक पर, अच्छे नतीजे हर सेगमेंट में, वर्टिकल की अगर बात करें ऑन एवरी वर्टिकल पॉजिटिव सेट ऑफ न्यूज़ फ्लो रिजल्ट्स थे, क्या राय होगी? बिल्कुल मानसी जी, देखिए पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर हम तेजी देख रहे हैं और सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को रिक्लेम कर दिया इस काउंटर ने। एक
छोटे टाइम फ्रेम पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आ रहा है, जिसके टारगेट कहीं ना कहीं 1500 के ऊपर के निकल के आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप पिछले 2-3 दिनों का FIS का डेटा देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रही है। FIS फेवरेट जो हैवीवेट है वो रिलायंस उसमें से एक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी हमें देखने को मिल रही है फ्रॉम द FIS, और उसका क्लियर कट इम्पैक्ट चार्ट पर देखने को मिल रहा है, जहां पर हमारे टारगेट 1550 के निकल के आ रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से। बट आज ऑलरेडी एक स्पाइक हम देख चुके हैं, तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। एक ब्रेकअवे गैप हमें देखने को मिला है, जहां पर सपोर्ट जो है वो अब शिफ्ट हो चुका है लगभग 1430 के आसपास। तो 1430 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। 1520 और 1550 की अपसाइड देखने को मिल सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ रखने के लिए। चलिए बाजार की क्लोजिंग की तरफ फोकस करते हैं। आज बाजार की शुरुआत भी पॉजिटिविटी के साथ हुई और क्लोजिंग भी हरे निशान के साथ ही होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। ऊपरी स्तरों से थोड़े से हल्के भी हुए बाजार, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे मार्केट में रिलायंस है जो कि लगातार दिन की शुरुआत से मार्केट को सपोर्ट करने का काम कर रहा था। क्लोजिंग भी इसी तरफ करीब 4% के गेंस पर होती हुई। मार्केट का टेक्सचर जो है, मार्केट की ब्रेथ एब्सोल्युटली पॉजिटिव। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो, एडवांसेस का पलड़ा भारी, 1761 एडवांसेस के सामने महज 1127 डिक्लाइंस। रिलायंस के अलावा सरकारी बैंक्स का खेमा आज अच्छा खासा चला। SBI, PNB, IOB, सेंट्रल बैंक 2 से 6% तक उछले और इस लिस्ट में कई सारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स शामिल भी रहे, जिस पर लगातार बातचीत भी हमने की। इन बैंक्स के साथ साथ NBFCs में भी अच्छी खासी मजबूती थी और बढ़िया बढ़त के बीच हमने देखा बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। बाजार की क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर है जो कि हरे निशान के साथ हुई है। 25,850 के स्तर पर करीब 150 अंकों की बढ़त पर निफ्टी क्लोज हुआ। 344 अंकों की बढ़त दिखाकर 58,057 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। 84,370 के लेवल्स पर सेंसेक्स में क्लोजिंग और ब्रॉडर मार्केट्स में भी इसी तरह मजबूती का ट्रेंड आज कायम रहा। फिलहाल क्लोजिंग कॉल को हम यही समेटेंगे, लेकिन आज का दिन काफी शुभ रहा। कल दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाली है। मुहूर्त ट्रेडिंग पर मैं और अभिषेक वापस आपके साथ जुड़ेंगे। आप ET नाउ के स्वदेश के साथ बने रहिए। मुहूर्त ट्रेडिंग की एक्सक्लूसिव कवरेज आपके लिए हम लेकर आएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।